हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर का एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आए हैं। ये जो कंटेंट है, ये सारा जो कंटेंट है, ये हमने क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली, उससे लिया है। ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली, इससे लिया हुआ है। अगर हम एक साथ करंट अफेयर पूरी मैगजीन कराते तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए हमने इसे टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज इसको हमने डिवाइड कर रखा है, जिससे कि कम समय में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए और पूरी की पूरी मैगजीन भी कंप्लीट हो जाए। 2 या 3 टॉपिक हमने इसमें करा दिए हैं और 4-5 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं। ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में आप सभी स्टूडेंट के लिए एक हम करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे आपका करंट अफेयर रिवीजन भी हो जाएगा करंट अफेयर का, और साथ में आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, ओके, तो फिर अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और एक टॉपिक जो आज है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर आएंगे। इस तरह से पूरी आपकी मैगजीन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने, इसको हम जूम कर लेते हैं सबसे पहले, जिससे आप लोग बच्चे जो मोबाइल से पढ़ते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से पढ़ लें वो इसमें। ठीक है, अब इसको हम जूम कर लेते हैं पहले तो। ज़्यादा जूम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा कम करेंगे। ओके, ठीक है, हम पेन ले लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है और खूब पूछा भी जाता है ये। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। पहला हमारा टॉपिक क्या है, 1 मिनट, इससे नीचे स्क्रॉल हो नहीं रहा है, इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे छोटा ये स्क्रॉल हो नहीं रहा है, फिर तो ये और पीछे जा रहा है। अगर इसको हम यूँ खिसकाएं, हाँ ठीक है, हो गया। आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। पेन ले लिया मैंने। पहला हमारा करंट अफेयर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये भारत द्वारा वर्ष 2026 में पहला वाणिज्यिक PSLV लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, पहला वाणिज्यिक PSLV लॉन्च किया जाएगा। ये यूपीएससी का और यूपीपीसीएस के लिए फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर एक जैसा ही होता है। ठीक है, भारत द्वारा वर्ष 2026 में पहला वाणिज्यिक PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये होते हैं प्रक्षेपण यान होते हैं, जिससे कि जो अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान भेजे जाते हैं, PCLV। ठीक है, एक है GSLV, एक है PCLV। GSLV होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और PCLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आइए ये समझ गए इसके बारे में आप। अब चलते हैं इसमें, इसकी जानकारी ले लेते हैं करंट अफेयर में। 20 नवंबर 2025 को जारी जानकारी के अनुसार भारत जल्द ही अपना पहला पूरी तरह से उद्योग आधारित, ठीक है, उद्योग आधारित PSLV रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, जो ओशन सेट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। किस कक्षा में करेगा? ओशन सेट उपग्रह को कक्षा में, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ठीक है, कौन सा? PSLV। इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उद्योग निर्माण का मील का पत्थर। ठीक है, उद्योग निर्माण के लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और लार्सन एंड टूब्रो LNT ने पूरे PSLV रॉकेट का स्वतंत्र निर्माण किया है। ठीक है, किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और लार्सन एंड टूब्रो ने। ठीक है, जो वाणिज्यिक अंतरिक्षयान उत्पादन में नई दिशा का संकेत देता है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर ही बना है। आगामी लॉन्च योजना क्या है इसकी? अगले साल 2-3 PSLV लॉन्च की उम्मीद है। ठीक है, जो 2-3 जो PSLV है उनको लॉन्च करने की उम्मीद है, क्योंकि उपग्रहों की वैश्विक और घरेलू मांग बढ़ रही है। ठीक है, हॉल एंड LNT कंसोर्टियम 5 PSLV XL रॉकेट के निर्माण के लिए 2022 में इसरो के साथ क्या हुआ था? अनुबंधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसरो की रणनीतिक भूमिका क्या रहेगी। इसरो ने PSLV के पूर्ण निर्माण से पीछे
हटकर निजी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने और उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। ठीक है, किसने? इसरो ने। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्या हो जाएगा? SSLV प्रोडक्शन तकनीकी हाल को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी गई है। ठीक है, ये क्या है? हाल को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी गई है, SSLV प्रोडक्शन तकनीकी। ठीक है, और PSLV रॉकेट के बारे में देख लेते हैं। यह इसरो का एक भरोसेमंद और सफल अंतरिक्ष लॉन्च वाहन है, जैसे कि हमने पहले बताया, जो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में ये क्या करता है? उपग्रहों को स्थापित करता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दिवस। ठीक है, ठीक है, वैसी डिसीज की ऐसी डिसीज चल गई जिनके नाम ही बड़े कठिन होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दिवस। ठीक है, देख लेते क्या है। 19 नवंबर 2025 को विश्व COPD दिवस के अवसर पर, ठीक है, COPD दिवस के अवसर पर सांस फूलने वाली बीमारी, जिससे सांस फूलती है, उसे बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, COPD, इसके प्रति जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके मेन पॉइंट क्या हो गए? COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके मुख्य बिंदु क्या हो जाएंगे। एक मिनट, विषय या थीम क्या रखी गई है पहले ये देख लेते हैं। इस वर्ष का विषय है सांस फूल रही है। ठीक है, सांस फूल रही है तो सोचिए COPD, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ थिंक कोपीडी। ठीक है, COPD, सांस फूल रही है तो सोचिए, ये हिंदी में हो जाएगा, और इंग्लिश में बोलेंगे COPD, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ थिंक COPD। ठीक है, विश्व COPD दिवस नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, वेडनेसडे को मनाया जाता है। COPD की परिभाषा क्या है? आइए देख लेते हैं। काफ़ी ठंडी इस बार पड़ गई है। ठीक है, पिछले बार से इस बार काफ़ी ठंडी पड़ रही है। COPD की परिभाषा आइए देख लेते हैं, डेफिनेशन। यह एक दीर्घकालिक रोग है जो वायु मार्ग को रोकता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है, यह है COPD। जो वायु जो हमारा जैसे जिससे हम सांस लेते हैं उसमें ये रुकावट पैदा करता है। लक्षण क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके लक्षणों में लगातार खांसी, बलगम का निर्माण होता है, घरघराने वाली आवाज़ आएगी और शारीरिक जो गतिविधियों के दौरान सांस फूलना शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तंबाकू का धुआं, प्रदूषित हवा और रासायनिक उत्तेजक मुख्य रूप से इसके कारक है। ठीक है, अगर इसके प्रभाव में रहते हैं, इनके बीच अगर रहते हैं तो आपका ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलाज के तरीके क्या हो सकते हैं। COPD के इलाज में दो प्रकार के इनहेलर होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के इनहेलर यूज किए जाते हैं। एक होता है रेस्क्यू इनहेलर जो तेज राहत देते हैं, और एक होता है प्रिवेंटिव इनहेलर जो रोग की प्रगति को रोकता है। ठीक है, रेस्क्यू इनहेलर होता है कि इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं जो आपको राहत दे, और प्रिवेंटिव होता है जो डिसीज को ही धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, रेस्क्यू इनहेलर के अधिक उपयोग की चिंता। ठीक है, रेस्क्यू जो इनहेलर है इसके अधिक उपयोग की चिंता है, इसका विषय बना हुआ है। क्यों? कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रेस्क्यू जो इनहेलर है उसे अधिक उपयोग खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक रोग का समाधान नहीं है। ये क्या है? कुछ देर के लिए इसे रोका जा सकता है। ठीक है, कुछ देर के लिए इसे रोका जा सकता है। आइए हम स्क्रॉल कर लेते हैं, चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सुबह सुबह बड़ी ठंडी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? रोग जो दीर्घकालिक रोग का समाधान नहीं होता है, ठीक है, नहीं करता है, और क्या करता है? इसे दोषपूर्ण चिकित्सा पालन या अपर्याप्त प्रिवेंटिव थेरेपी के स्वरूप को माना जाता है। ठीक है, ये क्या है? अपर्याप्त प्रिवेंटिव डिसीज यानी कि थेरेपी है। कौन सा इनहेलर है? वो है ये रेस्क्यू इनहेलर। ठीक है, इसके लिए इस चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन कौन सा इनहेलर है? प्रिवेंटिव इनहेलर है, वो डिसीज को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा करंट अफेयर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इस तरह से हम स्टार लगा देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक है गूगल की AI मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च। ठीक है, गूगल की जो AI मॉडल है जेमिनी वो 3.0 लॉन्च कर दी गई है। कब की है आइए समझ लेते हैं। 19 नवंबर 2025 को गूगल ने जेमिनी 3.0 जारी किया है, जो बहुमाध्यमिक, समझ में एक मील का पत्थर है। ठीक है, जो टेस्ट चित्र वीडियो ऑडियो, ठीक है, टेस्ट चित्र वीडियो ऑडियो और कोड को एक साथ क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है जेमिनी 3.0। ठीक है, AI मॉडल है ये। मुख्य पॉइंट क्या हो जाएंगे? बहुमाध्यमिक समझ में क्रांति। ठीक है, आप कहीं जो आपके पास समझ में क्रांति आएगी, जो कई चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं।
उनको भी समझा जा सकेगा। सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार जेमिनी 3.0 यूजर की न्यूनतम जानकारी से भी उपयोगकर्ता की मंशा समझने में सक्षम है। ठीक है, न्यूनतम जानकारी से भी उपयोगकर्ता की मंशा समझने में सक्षम है। ठीक है, अगर आपके इसके पास कम जानकारी होगी फिर भी ये जो उपयोग कर रहे हैं उनकी अंदर की भावनाओं को समझ सकती है कि अंदर क्या ये चाहते हैं। ठीक है, जिससे यह हस्तलिखित नोट्स का अनुवाद, वीडियो विश्लेषण, शिक्षा सामग्री निर्माण और जटिल वेब इंटरफेस डिजाइन कर सकता है ये। ठीक है, क्या काम कर सकता है ये? हस्तलिखित नोट्स का अनुवाद भी कर सकता है, वीडियो विश्लेषण कर सकता है, शिक्षा सामग्री का निर्माण और जटिल जो वेब इंटरफेस है उसका डिजाइन भी कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोल्ड हो रहा है इस बार, तो कोल्ड ऐसा लग रहा है सही नहीं होगा। पूर्व संस्करणों से उन्नति, यह मॉडल गहरे संदर्भात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, यह मॉडल क्या है? गहरे संदर्भात्मक बुद्धिमत्ता और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या है? मिलियन टोकन संदर्भ विंडो और बहुभाषी प्रदर्शन है। ठीक है, 1 मिलियन टोकन संदर्भ विंडो है और बहुभाषी मल्टी लैंग्वेजेस। ठीक है, मल्टी लैंग्वेजेस इसमें प्रदर्शन भी है। ठीक है, AI है तो ये फिर सब होगा ही। नेक्स्ट देखेंगे प्रदर्शन और उपलब्धियां। जेमिनी 3.0 ने LMAREN लीडर बोर्ड पर 1501 ELO स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जेमिनी 3.0, यह गूगल का एक अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यह गूगल का एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल AI मॉडल है। ठीक है, ये AI मॉडल है जो विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों को समझने और उनका विश्लेषण करने में श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिससे AI आधारित सृजनात्मक और व्यवहारिक एप्लीकेशन विकसित होते हैं। ठीक है, ये जेमिनी है, ये आपको पूछा जा सकता है क्या है? ये AI मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अमेरिका में। ठीक है, ये टॉपिक है, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अमेरिका में पहली बार H5N5 बर्ड फ्लू का मानव संक्रमण। ठीक है, अमेरिका में पहली बार H5N5 बर्ड फ्लू का मानव संक्रमण। ठीक है, 18 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने H5N5 स्ट्रेन के पक्षियों से होने वाले इन्फ्लुएंजा का एक पहला मानव संक्रमण रिपोर्ट किया। ठीक है, क्या हुआ है? H5N5 ये क्या है? पक्षियों से होने वाला इन्फ्लुएंजा है और ये मानव में इसका संक्रमण पाया गया है। ठीक है, जिससे कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सावधानी बरती गई है। मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं इसके? आइए देख लेते हैं। बेनिफिट, संक्रमण का पता लगना। शुरुआती जो जांच की जाती है उसमें संक्रमित व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा AH5 की पुष्टि हुई है। A5H5 की पुष्टि हुई है, जो पहले केवल पक्षियों और जानवरों में ही पाया जाता था। ठीक है, अब ये आप कई लोग पेट्स पालते हैं। ठीक है, पेट्स पालिए, किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि पेट्स ना पालिए। ठीक है, पालिए, लेकिन उनको इतनी दूरी बना के रखिए जिससे कि कोई भी डिसीज आप में ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अपने देख लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण और विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यह वायरस जलीय पक्षियों के समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, जो जलीय पक्षी होते हैं जैसे वाटर वगैरह जो पक्षी होते हैं जो अधिकांश वाटर वगैरह में तैरते रहते हैं, वो जलीय पक्षियों में ही समान रूप से पाया जाता है H5N5। और पशुपालन आगे कुछ कट रहा है। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें कट रहा है। एक मिनट बच्चे। हाँ ठीक है, गलत ही लिखा है उन्होंने। ठीक है, कैसे होता है ये? जलीय पक्षियों में पाया जाता है समान रूप से, और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन होते हैं तो पशुओं में भी पाया जाता है, तो और पक्षियों में भी पाया जाता है। कभी कभी मानव तक ये फैल जाता है। ठीक है, H5 जैसा स्ट्रेन उच्च रोगजनक हो सकता है, यानी कि हाई डिसीज फैला सकता है, जो पक्षियों में तीव्र मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, क्या होता है? पक्षियों की डेथ हो जाती है इन्फ्लुएंजा से, वो उसका कारण बनता है। ठीक है, परीक्षा के लिए तथ्य क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H और N, ठीक है, H5N5, ठीक है, इसमें ये 5 ने दिया है। H और N
प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? H और N होते हैं जो, ये प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। कैसे? H5N5 मानवों में यह पहला मामला है। ठीक है, मानव में फैलने वाला ये क्या है? पहला मामला है। जलीय पक्षी इन वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं। ठीक है, जो जलीय पक्षी होते हैं इस वायरस को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एजेंट होते हैं इनको फैलाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे H5N5 क्या है, आइए देख लेते हैं। H5N5 यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। ठीक है, यह क्या है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक क्या है? उप प्रकार है, सब टाइप है। ठीक है, जो पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है, यानी कि बर्ड्स में पाया जाता है। और इनकी जीन एक्सचेंज क्षमता के कारण इन्हें नए प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो जीन एक्सचेंज क्षमता होती है हाई होती है, इस कारण नए प्रकार के इसमें जो जीन है, नए प्रकार की जो डिसीज है वो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इनका निगरानी करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इनकी क्या करना? निगरानी करना आवश्यक है। ठीक है, नए इसमें वायरस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है H5N5। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने के पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पहले ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया बच्चे, हम पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अमरावती में होगा क्वांटम संचार केंद्र का निर्माण। ठीक है, अमरावती कहाँ है बताइए कमेंट करके, और कहाँ पे, किसकी कैपिटल है? ठीक है, अमरावती में होगा क्वांटम संचार केंद्र का निर्माण, बताइए। ठीक है, 19 नवंबर 2025 को केंद्रित दूर संचार विकास केंद्र C. ठीक है ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया, जिससे अमरावती में क्या होगा? क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित होगा। क्या होगा? क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या होंगे? आइए देख लेते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में ये उत्कृष्टता केंद्र हो जाएगा। यह केंद्र क्वांटम संचार, क्वांटम सुरक्षा और प्राइवेसी वृद्धि तकनीकों पर केंद्रित होगा। ठीक है, ये जो सेंटर खोला जाएगा यह केंद्र होगा क्वांटम संचार के लिए, क्वांटम सुरक्षा और प्राइवेसी वृद्धि। ठीक है, क्वांटम सुरक्षा और प्राइवेसी इंक्रीजिंग के लिए ये होगा ये टेक्निक। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटेड क्वांटम परिस्थितिकी तंत्र निर्माण। ठीक है, अमरावती क्वांटम वैली पहल में हार्डवेयर निर्माण, सॉफ्टवेयर विकास, अकादमिक अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन को क्या करेगा? एकीकृत किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ध्यान। सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ध्यान होगा। नया केंद्र जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के अनुसार के अनुरूप समाधान विकसित करेगा और क्वांटम सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण के लिए एकीकृत परीक्षण स्थल भी बनाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे मौजूदा जो राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन मिलेगा इसे। ठीक है, यह योजना भारत के दीर्घकालिक क्वांटम शोध और विकास लक्ष्यों का हिस्सा भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भविष्य की योजना क्या होगी। इस केंद्र की स्थापना से क्वांटम स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत में सुरक्षित डिजिटल संचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति भी देखी जाएगी। ठीक है, क्वांटम संचार क्या होता है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर था, इससे हम पढ़ते जा रहे हैं। क्वांटम संचार क्या था? क्वांटम संचार वह उन्नत तकनीकी होती है जो क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित सुरक्षित सूचना परिवहन प्रदान करती है। ठीक है, जिससे डाटा चोरी और हेरफेर की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसका उद्देश्य होता है नए प्रकार की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, नए प्रकार की जो डिजिटल सुरक्षा है उसे सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे करंट पर हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, स्टार डालेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए ये नया टॉपिक है। ठीक है, भारत की एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ नई रणनीति। ठीक है, भारत की एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ नई रणनीति क्या होगी आइए देख लेते हैं। भारत की एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ नई रणनीति क्या होगी। 17 नवंबर 2025 को भारत ने नई राष्ट्रीय कार्य योजना एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट नेप यानी कि NAP AMR 2.0 ठीक है 2025-29 लॉन्च की है। ठीक है, 2025-29 इसका टाइम पीरियड रहेगा जो उसमें लॉन्च किया जाएगा, जो विश्व AMR जागरूकता सप्ताह यानी कि 18 से 24 नवंबर के अवसर पर जारी हुई है। ठीक है, कौन सी हुई है? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ नई रणनीति। ठीक है, मुख्य बिंदु इसके देख लेते हैं। आइए मुख्य बिंदु क्या होंगे इसके, आइए देख लेते हैं। प्रतिरोधी, एक मिनट, ठीक है,
प्रतिरोधी संक्रमण की तीव्रता AMR के कारण जीवन रक्षक सर्जरी, कैंसर उपचार और इंटेंसिव केयर प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, जो प्रतिरोधी संक्रमण की तीव्रता क्या होगी, जो AMR के कारण जीवन रक्षक सर्जरी है, कैंसर उपचार है और इंटेंसिव केयर प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अस्पतालों, पशु चिकित्सा व कृषि में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से प्रतिरोधी संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये नया तकनीक इसमें लाई गई है। उद्देश्य क्या है, NAP AMR 2.0 के 6 मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, जागरूकता बढ़ाना, निगरानी करना, संक्रमण नियंत्रण करना, एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप ये देखना, और शोध एवं नवाचार और सुशासन में समन्वय को स्थापित करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य गतिविधियां क्या हो जाएंगी। मुख्य जो गतिविधियां होगी, लैब नेटवर्क मजबूत करना है, एंटीबायोटिक अवशेषों की निगरानी करना है, संक्रमण रोकथाम करना है, जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देना है और नवीन निदान उपचार शोध को प्राथमिकता देना है। ठीक है, क्या देना है, नवीन निदान व उपचार शोध को प्राथमिकता देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समन्वय और कार्यान्वयन क्या होगा, समन्वय और कार्यान्वयन। ठीक है, 20 से अधिक मंत्रालयों के विस्तृत रोडमैप, बजट और समय सीमा तय की है, निजी क्षेत्र है, उद्योग है, शैक्षणिक संस्थान है, NGOs है और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ समन्वय आवश्यक है। ठीक है, वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत मानव, पशु, कृषि और पर्यावरण स्वास्थ्य को इसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत इसे मानव, पशु, कृषि और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में जोड़ा जाएगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, AMR। ठीक है, AMR वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव दवाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दवाओं के प्रति यानी मेडिसिन के प्रति क्या असंवेदनशील हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, संक्रमण का उपचार कठिन हो जाता है। ठीक है, संक्रमण का जो उपचार है वह कठिन हो जाता है। यह गंभीर, अब स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ये क्या है, गंभीर और वैश्विक चुनौती है। ठीक है, ये गंभीर और क्या है, वैश्विक चुनौती है जो स्वास्थ्य प्रणाली और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों से पहले शरीर के संकेत। ठीक है, क्या हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों से पहले शरीर के संकेत। ये शोध हुई है। ठीक है, ये रिसर्च किया गया है कि 11 नवंबर 2025 से एक दिन पूर्व नई शोध में यह निष्कर्ष सामने आया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, ठीक है, RA से पीड़ित होने वाले रोगियों की इम्यून प्रणाली वर्षों पहले ही सक्रिय हो जाती है, इससे पहले कि कोई लक्षण इसमें क्या होता है, प्रकट हो। ठीक है, इनकी जो RA से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी इम्यून प्रणाली, ठीक है, कई वर्षों पहले ही सक्रिय हो जाती है, जब लक्षण यानी कि जो सिम्टम्स अपीयर होने से पहले। ठीक है, सिम्टम्स बाद में दिखते हैं, पहले क्या है, उनकी जो इम्यून प्रणाली है वो प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे RA की शुरुआत। ठीक है, जो RA की शुरुआत कब होती है, यह रोग मुख्यतः 30 से 60 वर्ष की उम्र में होता है। महिलाओं में जोखिम पुरुषों से 3 गुना अधिक होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज पर संकेत। ठीक है, एंटीसिटुलिनेट प्रोटीन एंटीबॉडी ACPAS लक्षणों से 3-5 वर्ष पहले रक्त परीक्षण में पाए जा सकते हैं। ठीक है, जो ब्लड की जांच कराई जाती है उसमें परीक्षण में ये पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अध्ययन परिणाम। ठीक है, इसकी स्टडी से परिणाम क्या निकले हैं, आइए देख लेते हैं। ACPA पॉजिटिव लेकिन लक्षण रहित व्यक्तियों में उच्च स्तर के CXCL3, CXCL5, CXCL13 ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स पाए गए हैं। ठीक है, ये सब प्रोटीन्स है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटीन्स है। ये इसमें स्टडी करी है तो उसमें ये पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इम्यून सेल्स में बदलाव। NAVT एंड B सेल्स पहले से ही सक्रिय होने के लिए प्राइड टी सेल की, ठीक है, के लिए प्राइड टी सेल की NFAT कैल्शियम सिग्नलिंग पथ की एपिजेनिक पहुंच बढ़ी है। ठीक है, ये थोड़े टिपिकल नेम है क्योंकि साइंस के नेम है, साइंटिफिक नेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है,
नेव-टी एंड बी सेल्स पहले से ही सक्रिय होने के लिए प्राइड टी सेल की NFAT कैल्शियम सिग्नलिंग पथ की जो एपिजेनिक होती है वो पहुंच बढ़ी है इससे। तो उपचार संकेत क्या होंगे? RA में उन्नत मरीजों में से ऐसे इम्यून गतिविधि देखी गई है जो टी सेल लक्षित दवाओं से ठीक हो सकती है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? आइए इसके देख लेते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस RA एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ठीक है, जिसमें रोगी की प्रतीक्षा प्रणाली जोड़ों को संक्रमित मानकर उन पर हमला करती है। जॉइंट्स होते हैं उनको संक्रमित मान लेती है और उस पर क्या कर लेती है? हमला करती है। इससे जोड़ों में सूजन आती है, दर्द और स्थायी क्षरण होने लगता है। यह रोग अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये काफी खतरनाक रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या रहेगा? बस एक पेज और ही बाकी है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा, भारत में ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण में 21% की गिरावट। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण में क्या है? 21% की गिरावट है। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी संक्रमण को तेजी से कम करने में विश्व का क्या किया है? नेतृत्व किया है। 2015 में प्रति लाख जनसंख्या यानी कि 237 नए टीबी मामले देखे गए जो 2024 में घटकर क्या हो गए? 187 हो गए। मुख्य इसके तथ्य क्या होंगे? मेन फैक्ट देख लेते हैं। संक्रमण दर में कमी, भारत की टीबी संक्रमण दर 21% घटी है जबकि वैश्विक गिरावट मात्र 12% रही है। ठीक है, रोग निदान उपचार पहुंच 2015 में 53% उपचार कवरेज है और 2024 में बढ़कर 92% हो गया है। ठीक है, मरीजों की संख्या क्या है? 2024 में अनुमानित 27 लाख नए मामले में से 26.18 लाख निदान सफल रहे हैं। ठीक है, मिसिंग केस में कमी क्या है? जिनके टीबी थे लेकिन रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है, उनकी संख्या 2015 में 15 लाख से घटकर 2024 में क्या हो गया? 1 लाख से भी कम रह गई है। ठीक है, मृत्यु दर देख लेते हैं कि डेथ रेट क्या रही है। टीबी से मृत्यु दर 2015 की प्रति लाख 28 से घटकर 2024 में 21 हो गई है। ठीक है, जिससे इलाज की सफलता दर कितनी हो गई? 90% पहुंची है जो विश्व सामान्य 88% से बेहतर है। ठीक है, ये एक अच्छी उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, भारत के ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी मुक्त भारत अभियान ने दिसंबर 2024 में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग 19 करोड़ लोगों की करीब स्क्रीनिंग की गई है और निदान में क्रांतिकारी बदलाव किया। ठीक है, जो अभियान चला था टीबी मुक्त भारत। ठीक है, इससे हमें बहुत ज्यादा सफलता मिली है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते अपने टॉपिक पर। ठीक है, हो गया, बदलाव से सफलता मिली है। नेक्स्ट और लास्ट का आज हमारा पेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये नेक्स्ट पेज है और आज का लास्ट भी यही पेज है। ठीक है, ये देख लेते हैं। भारत में फंगल संक्रमणों की बढ़ती चुनौतियां। ठीक है, भारत में जो फंगल संक्रमण की बढ़ती चुनौतियां, ठीक है, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं फंगल से, उसकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। देख लेते हैं। 10 नवंबर 2025 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने अपने विशेष फंगल लैब नेटवर्क माइक्रोनेट को व्यापक संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला यानी कि IDIL क्या है नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने अपने विशेष फंगल लैब नेटवर्क माइक्रोनेट को व्यापक संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला यानी कि IDIL नेटवर्क में क्या करना है? शामिल करने की घोषणा कर दी है। मुख्य इसके फैक्ट क्या हो सकते हैं? आइए देख लेते हैं। मुख्य तथ्य क्या होंगे? माइक्रोनेट नेटवर्क क्या है? आइए देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व स्थापित 8 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पर आधारित फंगल संक्रमणों का मानचित्रण, प्रभाव, मूल्यांकन और त्वरित निदान में योगदान देगा ये माइक्रोनेट नेटवर्क। फंगल संक्रमण बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कि जो स्टडी करी उससे संकेत है कि भारत में फंगल संक्रमणों की वार्षिक घटनाएं ट्यूबरक्लोसिस से अधिक हो सकती है। ठीक है, टीबी से भी अधिक पाई गई है। निदान क्या हो सकता है? माइक्रोनेट के तहत निदान क्षमता 95% से 100% तक पहुंची है। पिछले छिपे मामलों को पता चल गया है। राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री क्या होगी? आइए देख लेते हैं। वेब आधारित माइकोलॉजी क्लिनिकल रजिस्ट्री तैयार हो रही है इसके लिए। ठीक है, और फंगल संक्रमण क्या होता है बस इसके बारे में और जान लेते हैं। फंगल संक्रमण यानी कि फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं आइए देख ले।
फंगल संक्रमण फफूंद यानी कि फंजाई द्वारा फैलते हैं, ठीक है। ये सतही यानी कि त्वचा, नाखून और गहरे फेफड़े रक्त अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। विशेष रूप से इम्यूनो डिस्प्रेस्ड मरीजों जैसे कैंसर, HIV, अंग जो प्रत्युत्पन्न हुए हैं, जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं ऑर्गन, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है, फंगल संक्रमण, ठीक है। इससे बच के रहना ही चाहिए। मोस्टली ये नाखून से और त्वचा से भी फैलता है, ठीक है, और ये फेफड़ों और रक्त को भी प्रभावित कर सकता है फंगल संक्रमण, ठीक है। इससे बच के रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गगनयान मिशन मुख्य पैराशूट का सफल परीक्षण। गगनयान मिशन मुख्य पैराशूट का सफल परीक्षण, ठीक है। 10 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष यान मिशन के क्रू मॉड्यूल हेतु मुख्य पैराशूट के क्वालिफिकेशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट IMAT झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न किया। कहाँ है? झांसी के बबीना फील्ड में फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक इसे क्या संपन्न किया है। मुख्य तथ्य इसके क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं। पैराशूट प्रणाली क्या है? गगनयान क्रू मॉडल के लिए कुल 10 पैराशूट 4 प्रकार के, यानी कि 2 अपेक्स कवर सेपरेशन, 2 ड्रोग, 3 पायलट और 3 क्या है मुख्य पैराशूट है, ठीक है। अवतरण अनुक्रम क्या होगा? पहले अपेक्स कवर पैराशूट सुरक्षा कवर हटाते हैं, फिर ड्रोग पैराशूट मॉड्यूल को स्थिर रखते हैं, उसके बाद पायलट होते हैं पैराशूट और अंत में मुख्य जो पैराशूट खुलते हैं। किसी भी स्थिति में 2 मुख्य पैराशूट सुरक्षित लैंडिंग के लिए पर्याप्त होते हैं। टेस्ट प्रक्रिया क्या होगी? पैराशूट रिफ्ट इन्फ्लेशन प्रक्रिया से खुलता है। पहले आंशिक रिफिलिंग होती है, फिर पूर्ण डिसरिफिलिंग होती है, यानी कि खुला होता है, जिसे पायरो डिवाइस नियंत्रण करते हैं, ठीक है। उन्नत परीक्षण क्या होगा? डिसरिफिलिंग में देरी, जैसे कि गैर मानक स्थिति का परीक्षण कर स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड और लोड वितरण का आकलन किया गया है, ठीक है। किस तरह से पैराशूट का अगर खुलना अगर देर से हो रहा है उसके परीक्षण भी किया जा रहा है। कई बार ऐसा नहीं पैराशूट खुल नहीं पाता और लोग नीचे गिर भी जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे परिणाम। 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से भार युक्त क्रू मॉडल का सिमुलेशन किया गया है, जिससे पैराशूट अनुक्रम रूप में खुला और सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, ठीक है। सहयोगी जो संस्थाएं उसमें कौन कौन सी है? VSSC है, इसरो की, ADRD है, DRDO की, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की इसमें क्या है संयुक्त भागीदारी है, ठीक है। भारतीय वायुसेना की इसमें क्या है संयुक्त भागीदारी है। बस आज ये लास्ट अपने पेज पे चल रहा है, स्क्रॉल कर लेते हैं। पेन नहीं लिया क्या? हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आदित्य L1 द्वारा सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन का निकटतम अवलोकन, ठीक है। आदित्य L1 द्वारा सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन का निकटतम अवलोकन किया गया है। 9 नवंबर 2025 को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA और नासा के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से पहली बार सूर्य के पास से निकटतम कोरोनल मास इंजेक्शन का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन या दृश्य है वो देखा है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है यानी कि देखा है। मुख्य तथ्य क्या हो सकते हैं इसके देख लेते हैं। ये एक वैश्विक उपलब्धि है। यह पहली बार हुआ जब किसी कोरोनल मास इंजेक्शन द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इतना निकट से और स्पष्ट रूप से अवलोकन देखा गया है। पेलोड क्या है? यह अध्ययन आदित्य L1 मिशन के BLC विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड की मदद से किया गया है, ठीक है। ये पेलोड है। इसमें महत्वपूर्ण इसके आंकड़े क्या हो सकते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन में लगभग 370 मिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर पाए गए हैं। इसकी ऊर्जा लगभग कितनी है? 9.4 मल्टीप्लाई 10219.4 मल्टीप्लाई 1021 जूल्स, ठीक है। ये है इसकी लगभग ऊर्जा। द्रव्यमान 270 मिलियन टन है और तापमान लगभग 1.8 मिलियन केल्विन रही है, ठीक है। डेटा का महत्व क्या हो सकता है? दृश्य प्रकाश, ठीक है। दृश्य प्रकाश में प्राप्त डेटा ने सूर्य से निकली प्लाज्मा की गति, घनता यानी कि डेंसिटी और ऊर्जा को तय करने में मुख्य भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र में ब्रेक थ्रू
ठीक है, इस क्षेत्र में ब्रेक थ्रू है क्योंकि अब तक अधिकांश अध्ययन अल्ट्रावायलेट या एक्सरे माध्यम से हुए हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश के माध्यम से नहीं किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोरोनल मास इंजेक्शन क्या हो सकता है। सूर्य से निकलने वाले विशाल प्लाज्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र के विस्फोट से, ठीक है, कितनी होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जो भी किसी भी द्रव की अवस्थाएं अगर देखें किसी भी मेटल की अगर अवस्था निकालेंगे, ठोस, द्रव और गैस होगी, ठीक है। और उसमें चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है, ठीक है। कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। सूर्य से निकलने वाली विशाल प्लाज्मा में चुंबकीय क्षेत्र के विस्फोट हैं जो पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल की अंतरिक्ष मौसम व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, सूर्य से निकलने वाले विशाल प्लाज्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र के विस्फोट होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल की अंतरिक्ष मौसम व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत द्वारा सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण, ठीक है। सैन्य उपग्रह है, भारत द्वारा सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। आइए देख लेते हैं इसे विस्तार से। 1 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 को LVM-3M5, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह पूछ लिया जाता पूरा, ठीक है, LVM-3M5 रॉकेट के माध्यम से क्या है, इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर लिया गया है। मुख्य तथ्य क्या हो सकते हैं इसके, आइए देख लेते हैं। उपग्रह का वजन क्या है, लगभग 4400 किलोग्राम है। भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है ये, ठीक है। कक्षा क्या है, भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा है, यानी GTO में स्थापित इसे किया गया है, ठीक है। ये एक बार हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे कि क्या ये कक्षाएं कहाँ होती, कैसे स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मिशन क्या है, भारत और आसपास के महासागरीय क्षेत्रों में बहुबैंड संचार सेवाएं, नागरिक एवं रणनीतिक डेटा, आवाज और वीडियो कनेक्शन को सुदृढ़ करेगा यह मिशन, ठीक है। प्रक्षेपण वाहन क्या है, LVM-3M5 तीनों चरणों वाला ये पौद्गलिक वाहन है जो 2 सॉलिड मोटर है, स्ट्रैप ऑन है इसमें, एक लिक्विड कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तकनीकी विशेषताएं क्या हो सकती है। 1200 लीटर प्रोपल्सन टैंक है इसमें, फोल्डेबल एंटीना सिस्टम है, अनुमानित सेवा अवधि 15 वर्ष है इसकी, ठीक है। आइए देख लेते हैं स्टैंड 3 क्या है। स्टैंड 3 क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे बोलेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LVM-3 जिसे पहले GSLV MK3 कहा जाता था, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था पहले, LVM-3 को GSLV MK3 कहा जाता था। इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है यह 4 टन से भी अधिक वजन वाले उपग्रहों को GTO में 8 टन तक के उपग्रहों को GEO लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। इसमें ठोस, तरल और क्रायोजेनिक चरणों का संयोजन होता है, ठीक है। ये सारी अब एक बार आपको ज्योग्राफी बता देंगे, GTO क्या होता है, ठीक है, और LEO क्या होता है, HEO क्या होता है, ठीक है। ये सब उसके पृथ्वी के ऑर्बिट होती है, कक्षाएं होती है, ठीक है। जिस तरह से ये पृथ्वी है उसकी इस कक्षा में से स्थापित किया जाता है, ठीक है। कौन सी पास में है, कौन सी नजदीक में, इस तरह से इनकी कक्षाओं में इसे स्थापित किया जाता है। ये अलग से ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। कोल्ड हो रहा बच्चे, थोड़ा वॉइस में थोड़ा आपको मिसमैच हो सकता है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज कंप्लीट हो गया। अब कल हम लेकर आएंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। 2-3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद हम पूरा ऑल ओवर सभी जो करंट अफेयर हुआ है इस बात का, उसका मॉक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लोगों के जोड़ें। जी हम इसको नीचे कर दिए क्या, ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, पढ़ा तो दिए है ना नीचे तक, ठीक है। अब बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। कभी तो आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ ये क्लास रेगुलर रखनी चाहिए, और कभी आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं आता कि क्या है, आपको अच्छी लगी क्लास या नहीं लगी, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखें, और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।